वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास में हमने लास्ट वीडियो में तो हमने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी थी, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा बजट। क्या रहेगा? बजट। बजट, ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको पॉलिटी में पढ़ना होता है और इकोनॉमिक्स में भी। पॉलिटी में आर्टिकल के हिसाब से पढ़ना है और यहाँ पे इसमें कैसे कैसे किस किस टाइप के बजट होते हैं वो सब देखना है, ठीक। तो सबसे पहले हम जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, उसको देखते हैं क्या क्या था उसमें। स्टार्ट कब से हुई थी? देखो, योजना आयोग की स्थापना हुई 1950 में, 15 मार्च 1950 में केसी नियोगी की सिफारिश पर, ठीक है ना। केसी नियोगी की सिफारिश पर हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि केसी नियोगी की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग, ठीक है ना। योजना आयोग, तो योजना आयोग की कब? 15 मार्च 1950 को, ठीक है। और ये क्या है? ये गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक, है ना, गैर संवैधानिक निकाय है। अब ये संवैधानिक गैर संवैधानिक ये क्या होता है? देखो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप आगे भी पढ़ोगे कि ये असंवैधानिक है, ये गैर संवैधानिक है, ये वैधानिक है, तो ये संवैधानिक है। चार चीज़ हो जाती हैं। सबसे पहले आ गया संवैधानिक, है ना, इसका तो पता है, नॉर्मल सी बात है, संवैधानिक। दूसरा होता है संवैधानिक, एक होता है वैधानिक, वैधानिक, ठीक। एक हो गया ये वाला गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, ठीक। और एक हो जाता है असंवैधानिक, ठीक। हमारा योजना आयोग क्या है? वो गैर संवैधानिक है। अब क्यों है? आप ये देखो, संवैधानिक वो होगी जो मतलब नॉर्मली जब हमारा संविधान बना था तो संविधान में जो चीज़ें शामिल की गई, ठीक है, वो क्या है? वो सब संवैधानिक है। जैसे कि निर्वाचन आयोग है हमारी नागरिकता की चीज़ें हैं, मौलिक अधिकार है, वो सब क्या है? वो संवैधानिक है, ठीक। तो संवैधानिक समझ आ गया। वैधानिक क्या होगा? वैधानिक वो होता है जो संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया, है ना। बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में डायरेक्ट आंसर कि जो संविधान में, इसी तरह समझो आप, जो संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। जैसे आपने एग्जाम्पल लो, तो आपने पढ़ा होगा कि संपत्ति का अधिकार जो है पहले आर्टिकल 19 के 6 में था, या आर्टिकल 31 भी है। इनमें फ़र्क होता है कि पैतृक संपत्ति या फिर अर्जित संपत्ति, ठीक। मतलब कि संपत्ति अधिकार मौलिक अधिकार से उठा के कहाँ डाल दिया? 300 के कै में डाल दिया, और अब वो वैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार न होकर वैधानिक अधिकार है, तो मतलब वो संशोधन करके जोड़ा गया, तो वैधानिक समझ आ गया। एक होता है गैर संवैधानिक और असंवैधानिक। ये दोनों ही चीज़ें संविधान में लिखी हुई नहीं है भाई, ये दोनों तो संविधान में लिखी हैं, ये दोनों चीज़ें संविधान में लिखी नहीं है। बिल्कुल आसान भाषा में आप ये सोचो कि संविधान में तो लिखी नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये अच्छे काम होते हैं, ये गलत काम होते हैं, बस। ये अच्छे काम होते हैं, इस गलत काम होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जैसे योजना आयोग है, संविधान में लिखा नहीं है कि योजना आयोग होगा, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? गैर संवैधानिक। लेकिन अगर आप कहो कि वो जो है कि किसी ने बारूद का कारखाना खोल लिया, तो वो क्या? वो असंवैधानिक है भाई। संविधान में तो ये भी नहीं, ये भी नहीं है, संविधान के खिलाफ काम हो रहा है वो तो, बिल्कुल ठीक। जैसे अब हर बात संविधान में लिखी तो होगी नहीं। जैसे कि नॉर्मल हम मजाक करते हैं, तो मजाक में किसी ने ऐसे मतलब मारते रहते हैं ना, मजाक में मार देते हैं, तो वो क्या है? वो गैर संवैधानिक है, मतलब गलत नहीं है, हो सकता है ऐसा कर सकते हैं, तो वो संविधान में तो लिखेंगे नहीं। लेकिन पता चले मजाक में किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, ईंट मार दी देके, तो वो क्या है? वो असंवैधानिक है, ठीक है। नॉर्मल मजाक करना गैर संवैधानिक, और किसी का सर ही फोड़ दो तो असंवैधानिक, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब गलत काम किस में आ जाएंगे? असंवैधानिक। और अच्छे काम है संविधान में नहीं है, वो क्या है? गैर संवैधानिक, ठीक। तो ये समझ आ गया। अब हमने क्या पढ़ी थी? पंचवर्षीय योजनाएं। तो पहली कब से स्टार्ट होगी? 1951 से 1956, 5 साल की थी। फिर 1956 से 1961, ठीक। 1961 से 1966, क्लियर। फिर 1966 से 1969, ठीक है। ये क्या है? ये योजना अवकाश हो गया 3 साल का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कितनी सारी चीज़ें पढ़ाई थी मैंने। दो युद्ध हो चुके थे, 62 में और 65 में। 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी, 64 में और 66 में, नेहरू जी और शास्त्री जी की। भारत में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया, तो योजना अवकाश देना पड़ा, ठीक। इसके बाद
1969 से कब चलेगी ये? 74 तक, 1974 तक। कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4। अब जो 5वीं चली थी हमारी 4 साल की, तो 1974 से 1978 तक। ठीक, यहाँ पे फिर से योजना अवकाश है, 5वीं के बाद फिर से योजना अवकाश। योजना अवकाश नहीं कहते, वो क्या है? रोलिंग प्लान है। किसने चलाया था? मोरारजी देसाई ने। तो 1978 से 1980 क्या है ये? रोलिंग प्लान। ठीक है ना, रोलिंग प्लान था। इसके बाद 80 से 85 ये तो सीधा सीधा चलेगा। 1980 से 1985। ठीक है, कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना। 7वीं होगी 1985 से 1990, 7वीं। ठीक है ना, इसमें स्टेबिलिटी और मतलब अर्थव्यवस्था को स्थिरता, आधुनिकीकरण, इन सब पर जोर दिया गया था। 8वीं जो है 7 के बाद देखो 90, यहाँ पे भी फिर एक योजना अवकाश है। 1990 से 1992, 1990 से 1992 यहाँ पे फिर से एक योजना अवकाश है 2 साल का। ठीक, 90 से 92 फिर से योजना अवकाश है 2 साल का, क्योंकि यहाँ जब हुआ था ये छठी, कहाँ तक आ गए हम? 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गए, है ना। इसके बाद जो 8वीं चली, तो इस बीच क्या होता है कि हमारे देश के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। अर्थव्यवस्था बहुत, मतलब देश को चलाने के सिर्फ 15 दिन का पैसा था, तो इस वजह से हमें योजनाओं का अवकाश देना पड़ा। फिर यहाँ पे एक डेट, बीच में डेट क्या है कि 1991। तो 1991 में हमारे इंडिया ने IMF से लोन लिया था, जिसने फिर IMF ने LPG की शर्त रखी थी। मैं थोड़ा सा आपको बता दिया था, थोड़ा सा मैं आपको फिर बता दूंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फिर आता है 1992 से 1997 तक, ये कौन सी हो जाएगी? 8वीं। ठीक, 7, 8वीं पंचवर्षीय योजना। फिर 9वीं कब तक होगी? 1997 से 2002 तक। फिर 2002 से 2007, 7 से फिर 12, 12 से फिर 17। ठीक है, इस तरह से ये सब हमने पढ़ लिया। अब मुझे ये चीज़ करनी है, 1991 में क्या है? LPG, जो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आएगी? फिर 8वीं में, मतलब 7वीं में तो ये काम हुआ बीच में, 7वीं के बाद बीच में जो गैप दिया गया उसमें ये काम हुआ। फिर वो लागू कब हुआ? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो LPG मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आगे तो ये डेट्स तो इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तो आप कर ही लोगे, 5-5 साल प्लस करने हैं। ठीक है, आ जाओ किस पे? LPG। 1991 इंट्रोडक्शन ऑफ LPG रिफॉर्म्स, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ LPG रिफॉर्म्स। L फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तो पता है। तो इसमें लिबरलाइजेशन में क्या है? इसको बोलते हैं उदारीकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब है, L फॉर लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? उदारीकरण। ठीक, P फॉर प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, निजीकरण। G फॉर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण। इसमें क्या हुआ? जब एक देखो 2 चीज़ें लोन देती, एक तो IMF देता है और एक कौन? IMF, और दूसरा क्या देता है? वर्ल्ड बैंक देता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इनका डिफरेंट, इनमें ये है डिफरेंस कि जो जब वर्ल्ड बैंक लोन देगा, मतलब कि समझो उस देश की कंडीशन अच्छी है, लेकिन IMF देगा तो ये समझ लो वो देश बिल्कुल बर्बाद होने वाला है, बिल्कुल वो वेंटिलेटर पे चल रहा है, IMF तब लोन देगा। तो IMF कब देता है? जब बेकार कंडीशन हो। कंडीशन क्या हो आपकी? बेकार हो। ठीक है, और ये कब देगा? जब कंडीशन अच्छी हो। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसको फिलहाल हटा दो, है ना। इसमें क्या होगा IMF में कि ये क्या करेगा? IMF आपको जो ब्याज देना है, जो ब्याज देना है ना, ब्याज की जो दर है वो रखेगा ज़्यादा और टाइम रखेगा कम, टाइम रखेगा कम। ये इसका अपोजिट करेगा, ये जो ब्याज की दर होगी वो रखेगा कम और टाइम रखेगा ज़्यादा। तो अगर किसी को वर्ल्ड बैंक से लोन मिल रहा है तो मतलब बेस्ट है, फिर तो मजे ही मजे। सोचो अगर हम किसी से 5 करोड़ का लोन ले रहे हैं, उस पर सिर्फ 1% या 4-5% हमें ब्याज देना पड़ रहा है, तो उससे हम कमा रहे हैं 10 करोड़ रुपए, तो फिर तो बल्ले बल्ले भाई, फ्री कैसे हो गए वो। तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक से अगर लोन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो IMF से लोन लिया था, लेकिन IMF ने क्या किया? IMF से जब लोन लिया तो IMF ने हमारे देश के आगे 1-2 शर्तें रखी,
वो शर्तें थी कि आप अपने देश में क्या लागू करो, एलपीजी लागू करो, है ना, एलपीजी लागू करो। तो एलपीजी के लिए, क्योंकि इससे पहले हमारे देश में सारी चीज़ क्या थी, सारी चीज़ गवर्नमेंट होती थी, है ना, प्राइवेट की वैल्यू नहीं होती थी, या प्राइवेट इतना अच्छा नहीं था। अगर मान लिया कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी कंडीशन कैसी भी हो, उसमें कुछ हो या नहीं हो, लेकिन अगर किसी ने प्राइवेट अपना स्कूल खोला है तो उसमें गवर्नमेंट कूद पड़ेगी कि भैया आप, अच्छा आपका स्कूल है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ज़मीन, कि इतनी ज़मीन होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए स्कूल की, इतने टीचर होने चाहिए, इतने बच्चे होने चाहिए, दुनिया भर की कंडीशन ठोक देंगे। तो इस वजह से प्राइवेट का कंडीशन बहुत बेकार थी, और ना ही हमारे देश में कोई फॉरेन जो कंपनी थी वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए या अपना कारखाना खोलने के लिए आती थी। ठीक है, तो इसका जो मतलब हो गया एलपीजी का वो यही है कि हमारा देश क्या है, वो प्राइवेट कंपनी, भारत क्या है, इसका मतलब हो जाएगा कि भारत प्राइवेट और विदेशी कंपनी, है ना, विदेशी कंपनी के प्रति क्या रहेगा, लिबरल रहेगा, यानी कि उदार रहेगा, उदार रहेगा। ठीक है, ज़्यादा दखलंदाजी नहीं, फिर सिर्फ लिमिटेड चीज़ें करेगा। अब जब ये घोषणा हो गई, एलपीजी किस में आ गया, उसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हो गया, तो प्राइवेट बहुत सारी चीज़ें होने लगी, तो सोचो देश में रोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक, जो विदेशी की जो कंपनियां थी वो भी भारत में आने लगी, तो हमारा देश भी आईएमएफ का लोन देने के लिए भी सक्षम हो गया। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ एलपीजी से। इसमें फिर अब ये तो होगी किसकी शर्त, आईएमएफ की, लेकिन भारत ने भी एक शर्त रखी कि ठीक है हम तैयार हैं, हम दूसरे देश वाले हमारे देश में आके व्यापार कर सकते हैं, फिर अपना कारखाना खोल सकते हैं। तो हमारी भी शर्त रहेगी 51% और 49%, मतलब कि जो भी कंपनी आएगी उसका रहेगा 49%, और जो हमारे देश में है उसे हमारे देश की कंपनी के साथ साझा करना पड़ेगा, और हमारे देश की कंपनी का जो वो रहेगा उसमें वो रहेगा मतलब 51%। ठीक है ना, तो इस तरह की साझेदारी होगी। तो इस हिसाब से जैसे फिर उस टाइम पे कंपनी कौन सी आई, होंडा कंपनी आई, होंडा शायद जापान की कंपनी है ना, होंडा कंपनी आई, होंडा ने किसके साथ हाथ मिलाया, हीरो के साथ, तो क्या बन गया, हीरो होंडा। वैसे ही साउथ कोरिया की ना सुजुकी आई, सुजुकी ने किसके साथ कर दिया, हाथ मिलाया, मारुति के साथ, तो क्या बन गया, मारुति सुजुकी। ठीक है ना, क्या बन गया, मारुति सुजुकी। इस तरह से बहुत सारे, फिर एक कंपनी से कितने रोजगार मिलता है, तो भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो ये था एलपीजी, थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ ये ध्यान रखना, एक तो आपको इसकी ना इमेज बन जानी चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, बस ये हो गया होगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना है। और दूसरी कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया, और इसकी डेट जरूर याद रखना 1991 में। ठीक है, दूसरी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से शुरू थी, तो मतलब 1992 में 8वीं में लागू हुआ और 1991 में देश में आया। ठीक, अब आगे चलो। एक टर्म होता है सेज, SEZ, सेज। ठीक है, एक होता है फ्री ट्रेड, FTZ। ठीक है ना, सेज की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक, FTZ की होती है फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड जोन। ठीक है, ये बस टर्म्स समझ लो ये क्या है। देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होता है जैसे हमारे देश में कोई भी फॉरेन कंपनी आती है तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, फिर सभी देश में लगाते हैं ऐसे, तो जिससे हमारे देश को फ़ायदा होता है। अब अगर आप आईफोन की बात करो, जो आईफोन हमारे देश में अगर 1,80,000 का है, तो ये समझ लो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है कंपनी की तरफ से वो 60-70 हज़ार कम होती है। अगर 1,80,000 तो 80,000 का ही आता है, इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। तो किस वजह से, टैक्स की वजह से। मतलब जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसके पास तो ओरिजिनल वैल्यू ही जाएगी, बाकी जो इतना सारा टैक्स बढ़ा है वो किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास। तो कंपनी को तो कोई फ़ायदा है नहीं भाई, कंपनी को फिर क्या फ़ायदा हमारे देश में आने का, भाई उससे तो इतना ही जाएगा, फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा। ठीक, तो इस वजह से अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे या टैक्स ख़त्म कर दे तो कंपनियाँ ज़्यादा आएंगी, समझ रहे ना। तो ऐसा होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर जगह, कुछ पर्टिकुलर जगह अपने आप को सेज घोषित कर देती हैं। सेज घोषित करने का मतलब ये है कि जहाँ पर जो भी कंपनी आएगी विदेशी, हम उससे टैक्स नहीं लेंगे।
ठीक, हम उससे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये होता है सेज। जैसे इसका एग्जांपल जैसे कि नोएडा है ना, नोएडा हो गया और दिल्ली हो गया, गुड़गांव, गाजियाबाद, जितने भी इंडस्ट्री वाले ये इंडस्ट्रियल एरिया है उन्होंने खुद को सेज घोषित किया है। इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारी कंपनी है। और सोचो अगर आप टैक्स ना नहीं ले रहे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपका लॉस है। लेकिन लोगों को रोजगार कितना ज़्यादा मिला है, आप जितना टैक्स ले रहे थे आपने उससे ज़्यादा कमा लिया। हमारी जीडीपी में कितना इंक्रीजमेंट हुआ। तो सेज मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। जहाँ भी डेवलपमेंट नहीं है उसको खुद को सेज घोषित कर देना चाहिए, जिससे कि कोई भी कंपनी, अगर कोई एक कंपनी भी आ जाए विदेशी किसी जगह में, तो दूर दूर तक वहाँ का माहौल बदल देती है। ठीक है ना, इतने सारे लोगों को इतना रोजगार मिलता है। सोचो से अगर यहाँ पे ज़मीन वो खरीदेगी तो किसी भी कीमत पे ज़मीन होगी उसको लेनी है। ठीक, तो ऐसे ही हुआ था नोएडा वगैरह में जब बसा था, बोरी में भर भर के पैसे लेके गए थे किसान, वहाँ के सब मालदार हो गए। ठीक, तो ये था क्या सेज। दूसरा FTZ, फ्री ट्रेड जोन। फ्री मतलब मुक्त, ट्रेड व्यापार, जोन मतलब एरिया। तो मुक्त व्यापार एरिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र या व्यापार मुक्त क्षेत्र, ठीक है ना, व्यापार मुक्त क्षेत्र क्या कहेंगे इसको, व्यापार मुक्त क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र या ऐसा एरिया जहाँ पर व्यापार नहीं होता, व्यापार नहीं करना। तो ऐसा होता है, कुछ कंपनियां क्या होती हैं वो FTZ होती हैं, फ्री ट्रेड जोन होती हैं। मतलब उनमें जितना भी प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन हमारे देश में नहीं बिकेगा, वो सीधे विदेशों के लिए प्रोडक्शन करेंगे। तो FTZ में क्या आती है, ऐसी कंपनी जो प्रोडक्शन केवल विदेश के लिए करती है ना, केवल विदेशी व्यापार के लिए करती है, अपने देश में नहीं। वो क्या होती है, FTZ होती हैं। और ऐसी कंपनी आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेंगी, जहाँ पर मतलब कोस्टल एरिया होगा, समुद्र वाला भी व्यापार करना है विदेशों से, तो शिप के थ्रू होगा। तो गुजरात वाली एरिया जो है वहाँ पे FTZ कंपनी है, या फिर इधर केरल की तरफ है ना, जिससे कि व्यापार करने में आसानी हो। तो ये समझ गए, सेज और FTZ। एक क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब विनिवेश। विनिवेश को समझो, विनिवेश। भाई वैसे मुझे बजट पढ़ाना था पर मैं में लज गई। डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेश का मतलब है, जैसे निवेश इन्वेस्टमेंट मतलब नॉर्मल किसी ने पैसा लगाया कहीं, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट ने कुछ बनाया, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, गवर्नमेंट का काम होता है इन्वेस्ट करना, है ना, चीज़ें बनाना। अगर गवर्नमेंट ही उल्टा बेचने लगे उसको क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। समझिए, मतलब बहुत सीधी सी बात है, मैं कह रही हूँ कि अगर गवर्नमेंट उल्टा अपनी चीज़ बेच दे उसको ही डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट ने अभी बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्पल है, टाटा बेच दिया है ना, टाटा को सॉरी टाटा को एयर इंडिया बेच दी है ना, एयर इंडिया बेच दी है। एयर इंडिया किसको बेच दिया, टाटा को। 18,000 करोड़ में बेची, 18,000 करोड़। देखो ऐसा होता है, कुछ कंडीशंस में डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश अच्छा होता है, कुछ कंडीशन में ख़राब होता है। जैसे कि आप सोचो कि अगर किसी, ये तो बिजनेस भी होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का क्या है, बिजनेस भी है। जैसे किसी ने क्या किया, घर बनाया है ना, अगर कोई घर बनाए या फ्लैट बनाते हैं ना, फ्लैट पूरी बिल्डिंग बना के, घर बना के या फ्लैट बना के बेच देते हैं, तो वो कितने महंगे बिकेंगे, बहुत महंगे बिकते हैं। जितना उसने लगाया है उसके डबल रेट में जाते हैं। तो ये बिजनेस होता है लोगों का नॉर्मली। लेकिन उसने पहले वो बना दिया, फिर आराम से वो मतलब उसे देखा ही नहीं क्या हो रहा, और इसकी हालत होगी बहुत ख़राब, दीवारें गिर रही है, छत गिर रही है, तो इसको खरीदेंगे क्या। तो ये क्या है, अगर तब वो बेच रहा तो ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट का नुकसान। अगर वो बनाते ही अच्छी कंडीशन में बेचता है तो क्या, डिसइन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है। ठीक, अगर ये इसकी ख़राब कंडीशन में, वो ख़राब करके इस चीज़ को बेचेगा, है ना, ख़राब करके बेचेगा, तो जितना उसने कभी उसमें लगाया था उसको उतना भी नहीं मिल रहा। लेकिन अगर उसे बनाने के बाद उसी अच्छी कंडीशन में उसको बेचेगा तो फिर तो उसे डबल पैसा मिलेगा। तो वही चीज़ है, गवर्नमेंट ने अगर टाटा को, इसे एयर इंडिया को बेचा है, तो एयर इंडिया की कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो तो टाटा ने खरीद ली क्योंकि उनकी कहते हैं ना पुरानी थी, स्टार्टिंग में इन्हीं की थी, रतन टाटा वगैरह की। ठीक, तो ये हो गया क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। अब बजट में और देख लो, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, ज़्यादा नहीं है ना। कितने टाइम हो गया, 11:49।
ठीक है। बजट, बजट पाते हैं। बजट, बजट एक सेकेंड, ठीक है। तो बजट पढ़ना है हमें। बजट को हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। मतलब कि बजट जो वर्ड है वो हमारे संविधान में है ही नहीं। संविधान में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। बजट को क्या कहा गया? वार्षिक वित्तीय विवरण। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? एनुअल फाइनेंशियल, इतना लंबा कट गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं बजट को। मतलब ये वर्ड जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे संविधान में ये वर्ड यूज़ किया गया है, बजट नहीं किया गया है। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, ठीक है। चलो बजट का थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसको मैं अगली वीडियो में ही पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।